हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम मनमोहन मिश्रा। तो आज मैं आपको इस वीडियो में एलआईसी स्मॉल कैप फंड का पूरा डिटेल रिव्यू करके बताने वाला हूं। मैं आपको फंडामेंटल एनालिसिस एक्सेल शीट में करके दिखाऊंगा और मैं लास्ट में आपको कंक्लूजन में ये भी बताऊंगा कि आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, और अगर आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए तो कितने साल तक करना चाहिए। तो मैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं शुरू करता हूँ, चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप मेरे यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, एलआईसी स्मॉल कैप फंड, इसे अगर आप लॉन्च ऑन डेट देखेंगे तो 21 जून 2017 है। मतलब इस फंड को अगर आप देखें तो 7.4 ईयर्स हो चुके हैं लॉन्च होते होते। और अगर आप इसका कैटेगरी रिटर्न देखिए 7.4 ईयर्स में, तो 19.13% तक का रिटर्न है। और अगर आप इसका इस पर्टिकुलर फंड का देखिए रिटर्न 7.4 ईयर्स में, तो 19.07% तक का रिटर्न है। मतलब इसने अपने कैटेगरी को बीटिंग रिटर्न नहीं दे रखा है। मतलब आप मान सकते हैं बराबर ही रिटर्न है, क्योंकि देखिए बीटिंग रिटर्न नहीं है लेकिन बराबर ही रिटर्न है। तो मैं यहाँ पे इसमें ना तो पॉजिटिव फीडबैक दूंगा ना तो नेगेटिव फीडबैक दूंगा। लेकिन स्मॉल कैप कैटेगरी के हिसाब से इसने थोड़ा सा कम रिटर्न दे रखा है, क्योंकि स्मॉल कैप में अगर आप देखें तो 7 ईयर्स में आपको डेफिनेटली 25 या 26% तक का रिटर्न देते हैं कई सारे ऐसे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स हैं। लेकिन कैटेगरी के हिसाब से ठीक ठाक रिटर्न है। अब यहाँ पे कैटेगरी का अगर आप 5 साल का देखें तो देखिए 31.25% तक का रिटर्न है, लेकिन इस पर्टिकुलर फंड का रिटर्न देखिए 30.78% तक का रिटर्न, मतलब 5 साल के हिसाब से थोड़ा ठीक ठाक सा रिटर्न दे रखा है। लेकिन अगर आप देखिए कैटेगरी बीटिंग रिटर्न नहीं है, तो यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव फीडबैक रहेगा। अगर मान लीजिए आप इस पर्टिकुलर फंड में आपने 1000 रुपए एसआईपी किया होता है कंटिन्यूअसली 5 साल तक हर महीने, तब का जो अमाउंट डिपॉजिट हुआ होता है वो होगा 60,000 रुपीज। और 60,000 रुपीज आपका कन्वर्ट होकर बन गया होता है 1.43 लाख रुपीज। मतलब देख पा रहे कि वो जो पैसा है वो डबल से भी थोड़ा ज्यादा हो गया होता है। लेकिन अगर मान लीजिए आपने यही पैसा इस पर्टिकुलर फंड में ना इन्वेस्टमेंट करके अपने गोल्ड पे किया होता, तो आपको 5 साल में अगर आप देखें तो अमाउंट डिपॉजिट होता है वो 60,000 रुपीज, और 60,000 रुपीज आपका कन्वर्ट होकर बन गया होता 87,487 रुपीज में। जी हाँ। तो पैसा आप क्या देख पा रहे हैं, 27,000 रुपीज की बढ़ोतरी हुई है वो भी 5 साल में। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो इस पर्टिकुलर फंड में आपका पैसा डबल से भी ज्यादा हो गया है। और यहाँ पे अगर गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते तो 27,000 रुपए बढ़े। और मान लीजिए अपने एफडी पे इन्वेस्टमेंट किया था, आपका सिर्फ 12,000 रुपए बढ़े होते हैं। आप देख पा रहे 5 साल में आपका जो अमाउंट डिपॉजिट होता है 60,000 रुपीज, और आपका 60,000 रुपीज कन्वर्ट होकर बन गया था 72,000 रुपीज में। तो यहाँ पे सिर्फ 12,000 रुपए एफडी में बढ़े हैं, और जो गोल्ड में वो आपका 27,000 रुपीज बढ़े हैं। और इस पर्टिकुलर फंड में अगर आप देखें तो डबल से भी ज्यादा हो गया। तो आप देख पा रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट की ताकत, मतलब इन्वेस्टमेंट करना क्यों जरूरी होता है। अब रिटर्न वर्सेस कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पे एवरेज रिटर्न कैटेगरी के हिसाब से एवरेज रिटर्न है, मतलब बराबर ही रिटर्न है। और रिस्क की बात करें तो बराबर ही रिस्क है और बराबर ही रिटर्न है। और यहाँ पे रिस्क वर्सेस रिस्क एंड रिटर्न रेशियो की बात करें तो देखिए यहाँ पे बीटा जो है आपको बताते हैं वॉलेटिलिटी विद रिस्पेक्ट टू इट्स बेंचमार्क। तो वॉलेटिलिटी की बात करें तो देखिए कैटेगरी का 0.81 है और इस पर्टिकुलर फंड का 0.83 है, मतलब थोड़ा सा ज्यादा वॉलेटिलिटी है। और मैं आपको बता दूं ये 1 से नीचे होना थोड़ा जरूरी हो जाता है, तो यहाँ पे 1 से नीचे है, लेकिन यहाँ पे कैटेगरी से थोड़ा कम होना जरूरी हो जाता है बीटा, लेकिन यहाँ पे कैटेगरी से थोड़ा ज्यादा है। लेकिन बड़े माइनर डिफरेंस है, लेकिन फिर भी ज्यादा होना अच्छा नहीं होता, थोड़ा कम होता है। तो हम देखिए आप कैटेगरी में क्यों नहीं जा रहे आप, क्योंकि आप रिस्क थोड़ा कम लेके भी रिटर्न आप ज्यादा जनरेट करना चाहते हैं, ऐसा आप म्यूचुअल फंड को चूज करना चाहते हैं। तो यहाँ पे अगर आपका रिस्क भी थोड़ा सा ज्यादा हो जा रहा है और रिटर्न भी थोड़ा सा कैटेगरी से कम हो जा रहा है, तो यहाँ पे फायदा क्या है, तो आप कैटेगरी की तरफ भी जा सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे ना तो मैं नेगेटिव फीडबैक दूंगा ना तो पॉजिटिव फीडबैक दूंगा, बराबर ही है, क्योंकि सब बराबर अभी तक में सारी चीजें एवरेज ही चल रही है। और स्टैंडर्ड डिविएशन की बात करें तो स्टैंडर्ड डिविएशन बेसिकली आपको बताता है कि आपका जो एवरेज रिटर्न होता है उसे कितना पॉजिटिव कितना नेगेटिव जा सकता है, और उसी के बीच में आपको रिटर्न मिलने के चांसेस भी होते हैं। जैसे मान लीजिए आपका 20% तक का पॉजिटिव, आपका 20% तक का रिटर्न एवरेज रिटर्न है, तो यहाँ पे अगर आपका स्टैंडर्ड डिविएशन 16.56 है इस पर्टिकुलर फंड का, तो 20 प्लस 16.56 कर दीजिए, मतलब 36.56% तक का रिटर्न आपको मिल सकता है इस पर्टिकुलर ईयर में। और आप उसे माइनस भी कर दीजिए 16.56% 20 से, मतलब आपको 4% तक का रिटर्न मिल सकता है। मतलब 4% से लेकर 36% के बीच में आपको रिटर्न मिलने के चांसेस मिलते हैं हर एक साल में। तो ये एक आपको रेंज पता चलता है, स्टैंडर्ड डिविएशन जितना कम होता है अच्छा खासा उसको माना जाता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो कैटेगरी से ज्यादा यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन है, तो यहाँ पे नेगेटिव फीडबैक दूंगा, भले ही थोड़ा ज्यादा ज्यादा डिफरेंस नहीं है, एक का ही ज्यादा है, एक ज्यादा है। स्टैंडर्ड डिविएशन अगर आप देखें तो देखिए कैटेगरी का 15.53 है, इस पर्टिकुलर फंड का 16.56 है, लेकिन फिर भी ज्यादा है, तो डेफिनेटली कैटेगरी से ज्यादा, तो इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव फीडबैक दूंगा। तो रिस्क के मामले में देखा जाए तो ओवरऑल अभी तक का मैं आपको एनालिसिस करके बताऊं तो इसने कैटेगरी से थोड़ा सा कम रिटर्न दिया है और रिस्क भी थोड़ा सा ज्यादा मतलब लिया है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो रिटर्न भी कुछ ज्यादा खास नहीं है। स्मॉल कैप कैटेगरी के हिसाब से आपको 23-24% या 25% तक रिटर्न मिलता है अगर आप देखें 7 ईयर्स में। तो यहाँ पे 19% तक का रिटर्न है, तो उसके मामले में भी ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे रिस्क जो है वो भी थोड़ा सा ज्यादा कैटेगरी से ले रखा है। तो यहाँ पे मैं देखूं तो इसको जो एक फीडबैक के तौर पे देखूं तो मैं एवरेज फीडबैक दूंगा, ना तो ज्यादा अच्छा ना तो ज्यादा बुरा। लेकिन हाँ,
अभी ओवरऑल अगर आपको फीडबैक चाहिए तो नीचे आपको अभी मार्केट कैपिटल के बारे में सब कुछ जानना पड़ेगा और इनके सेक्टर एलोकेशन के बारे में जानना पड़ेगा। अब यहाँ पे मिनिमम एसआईपी की बात करें तो देखिए यहाँ पे आप 200 रुपीज से आप मिनिमम एसआईपी कर सकते हैं, जो कि बहुत बढ़िया है क्योंकि आप आजकल स्टूडेंट लोग भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो 200 रुपए से कोई भी कर सकता है। अगर आप यहाँ पे वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लमसम करना चाहते हैं, 5,000 रुपए से लमसम कर सकते हैं। लॉक इन पीरियड की बात करें तो कोई लॉक इन पीरियड, कभी आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कभी आप इसमें से एग्जिट मार सकते हैं। एएम साइज की बात करें तो एएम साइज का 370 करोड़ रुपीस है, जो कि बहुत ही कम एएम साइज है। देखिए एएम साइज बेसिकली आपको बताता है इस पर्टिकुलर फंड में कितना पैसा इन्वेस्टेड है। तो अगर आपका एएम साइज ज्यादा हो तो उसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि फंड मैनेजर को मैनेजमेंट में दिक्कत आती है। तो क्या करते हैं कि वो एसआईपी बंद कर देते हैं, कभी कभार उनका लमसम बंद कर देते हैं। तो ये जो इशू फेस करने को पड़ता है, लेकिन ये माइनर इशू होता है, कोई ज्यादा बड़ा इशू नहीं। अगर फंड मैनेजर मैनेजमेंट कर लेते कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन एम साइज अगर कम हो तो वो थोड़ा ज्यादा इशू बन जाता है। ज्यादा इशू क्या बनता है, इस पर्टिकुलर फंड में ज्यादा भरोसा नहीं कर रहे हैं, तो ये आपको थोड़ा प्रॉब्लम आ जाती है। तो मैंने आपको बता दूं कि अगर आपका 10 साल या 15 साल के बीच में पुराना फंड है तो आपका 10,000 करोड़ रुपए से लेकर 30,000 करोड़ रुपीस के बीच में है, तो आप उसको एक अच्छा खासा एम साइज मान सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो आपका पर्टिकुलर फंड 7 साल पुराना हो चुका है, 7.4 ईयर्स, तब भी आपका जो अगर एम साइज देखे तो 370 करोड़ रुपीज ही है बस, जो कि बहुत ही कम एम साइज है। मतलब इस पर्टिकुलर फंड में लोगों का ज्यादा भरोसा नहीं है। और इस पर्टिकुलर फंड में लोगों का ज्यादा भरोसा क्यों नहीं है, सबसे पहला रीजन आपने यहाँ पे देख लिया होगा कि आपने यहाँ पे रिस्क भी ले रहे हैं, स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और आपका रिटर्न जो है वो आपका 19.07% तक का रिटर्न है, जो कि बहुत ही कम है अगर आप स्मॉल कैप कैटेगरी के हिसाब से देखें। जी हाँ, आप रिटर्न बहुत ज्यादा है डेफिनेटली, लेकिन आप यहाँ पे रिस्क भी ज्यादा ले रहे हैं और रिटर्न भी आपको 23, 24 या 25% तक का नहीं मिला 7 ईयर्स में, तो डेफिनेटली यहाँ पे एक नेगेटिव फीडबैक रहता है। लेकिन ये एक रीजन नहीं है, उसके नीचे एक और रीजन भी आ रहा है। देखिए यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो। जी हाँ, एक्सपेंस रेशियो बेसिकली क्या होता है, आप देखिए दिमाग आप तो लगा नहीं रहे, आप फंड मैनेजर को आप पैसा दे रहे हैं और वो दिमाग लगा के इन्वेस्टमेंट करके आपको रिटर्न दिलवा रहे हैं, तो वो उनकी एनालिसिस है। तो उनको एज एन मैनेजमेंट फीस देना पड़ता है जब आप प्रॉफिट गेन करते हैं। तो आपका जो प्रॉफिट का अगर आप देखें तो यहाँ पे 1.53%, जो कि बहुत ही ज्यादा एक्सपेंस रेशियो है। मैं आपको बता दूं, आपको वो म्यूचुअल फंड चूज करना चाहिए जो आपको 1% से नीचे एक्सपेंस रेशियो है। देखिए लॉन्ग रन में आपका वो 1% भी लाखों करोड़ों का डिफरेंस बन जाता है। तो यहाँ पे तो 1.53% है। मैंने जो क्राइटेरिया सेट करके वो 0.7% से नीचे होना चाहिए। देखिए 0.9%, 0.8% एक्सपेंस रेशियो भी बहुत ज्यादा हो जाता है, लेकिन यहाँ पे आप देखिए 1.53% है, मतलब बहुत ज्यादा एक्सपेंस रेशियो है। मतलब फाड़ के आपको एक्सपेंस रेशियो इन्होंने कर रखा है, आपको बहुत ज्यादा इसमें मतलब हिस्सा देना पड़ेगा एज ए मैनेजमेंट फीस। तो यहाँ पे एक सुपर नेगेटिव फीडबैक रहेगा, नेगेटिव फीडबैक नहीं सुपर नेगेटिव फीडबैक है। इसी के चक्कर में ही यहाँ पे आप एएम साइज देख पा रहे हैं कि बहुत ही कम है, लोगों का ज्यादा भरोसा नहीं आ रहा है, तभी पैसा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करे। यहाँ पे एएम साइज इसलिए बहुत कम है, और 7 साल पुराना फंड हो चुका है। 7 साल के हिसाब से आपका यहाँ पे 7-8 हजार करोड़ रुपीज तक का तो मतलब एएम साइज बन जाना चाहिए, लेकिन नहीं बना है। टैक्स इन्फॉर्मेशन की बात करें, मान लीजिए आपने 1 साल से पहले एग्जिट मारा तो 20% तक का टैक्स देना पड़ेगा प्रॉफिट पे। अगर मान लीजिए 1 साल के बाद आपने एग्जिट मारा तो 12.5% तक का टैक्स देना पड़ेगा प्रॉफिट पे। लेकिन अगर आप इंडियन इनकम टैक्स लैब में आते हैं तो तभी आपको देना पड़ेगा। 1 साल से पहले आपने एग्जिट मारा तो 1% तक का एग्जिट लोड देना पड़ेगा। 1 साल के बाद आपने एग्जिट मारा तो एग्जिट लोड देने की जरूरत नहीं है। सबसे मेन बात करते हैं मार्केट कैपिटल। देखिए मार्केट कैपिटल जो है यहाँ पे मिड कैप में इनका जो एलोकेशन हो रखा है 44.88%, और स्मॉल कैप में जिनका एलोकेशन हो रखा है 50.25%, और लार्ज कैप में 4.87%, और डेप्थ में कुछ भी एलोकेशन नहीं हो रखा है। तो एक चीज मैं आपको बता दूं, मैंने जितना भी पढ़ रखा है सेबी की गाइडलाइन के हिसाब से 65 या 68% तक आपको स्मॉल कैप में होना चाहिए। लेकिन जो यहाँ पे अगर आप शीट में देख पा रहे हैं 50.25% तक का स्मॉल कैप में, जो कि मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है क्योंकि डेटा मुझे थोड़ा गलत लग रहा है। जी हाँ, लेकिन मैंने यहाँ इसके बारे में बहुत रिसर्च किया है, बहुत सारे वेबसाइट देखे हैं, बहुत सारे इसकी खुद के पर्सनल वेबसाइट भी देखी है एलआईसी की। तो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं भी थोड़ा शॉक्ड हूँ कि यहाँ पे 50.25% तक का कैसे इन्होंने कर रखा है, जबकि सेबी के गाइडलाइन के हिसाब से 65% तक का एलोकेशन या 68% तक का एलोकेशन स्मॉल कैप में होना जरूरी है। तो ये जो डेटा है मुझे थोड़ा सा अजीब लगा है, तो आप इसके बारे में भी थोड़ा रिसर्च कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको बता भी देता हूँ वीडियो में कि ये ठीक है या नहीं है। मैं भी आपको गारंटी नहीं दे सकता, जिसमें गारंटी दे सकता हूँ वो मैं आपको दूसरे वीडियो में बता भी देता हूँ, जो मैं आपको फंडामेंटल एनालिसिस के मेरा प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। मैंने दूसरे भी म्यूचुअल फंड का फंडामेंटल एनालिसिस कर रखा है और मैं आपको पूरा परफेक्ट डेटा देता हूँ। लेकिन हाँ, यहाँ पे मैं आपको साफ साफ बता देता हूँ कि आप कमेंट में बताने लग जाएंगे यार ये कैसा डेटा आपने दिया। देखिए मेरे को जो डेटा मिला है वो उसी के हिसाब से मैंने यहाँ पे रखा है, लेकिन ये भी मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ डेफिनेटली है। तो इसके मामले में मैं आपको थोड़ा सा नेगेटिव फीडबैक दूंगा कि इनको डेटा थोड़ा बहुत अच्छे से रिलीज करना चाहिए, थोड़ा पब्लिकली थोड़ा बताना चाहिए कहाँ पे इनका प्रॉपर एलोकेशन हो रखा है।
सेक्टर एलोकेशन की बात करें तो यहाँ पे इंडस्ट्रियल सेक्टर में 35.78% का एलोकेशन है, कंज्यूमर सेक्टर में 15.14% का एलोकेशन है, बेसिक मटेरियल्स में 14.14% का एलोकेशन है, हेल्थ केयर सेक्टर में 7.58% का एलोकेशन है, टेक्नोलॉजी सेक्टर में 6.5%, उसके बाद आपको फाइनेंशियल सर्विसेज में 5.27%, कंज्यूमर डिफेंसिव में 4.76%, रियल एस्टेट में 3.22%, उसके बाद आपको कम्युनिकेशन सर्विसेज में 2.47%। देखिए यहाँ पे सेक्टर एलोकेशन में नेगेटिव फीडबैक दूंगा। रीजन ये है कि यहाँ पे जो ऊपर के जो तीन सेक्टर्स है ना, इंडस्ट्रियल्स, कंज्यूमर साइक्लिकल, उसके बाद बेसिक मटेरियल्स, अगर ये तीन सेक्टर अच्छा खासा परफॉर्मेंस देते हैं, आपको ये पर्टिकुलर फंड अच्छा खासा रिटर्न देगा। तो डाइवर्सिफिकेशन इन्होंने थोड़ा कम कर रखा है, जो कि मैं नेगेटिव फीडबैक दूंगा। 5 सेक्टर है उसमें थोड़ा अच्छा खासा डाइवर्सिफाई होना जरूरी होता है। यहाँ पे टोटल 3 सेक्टर में कॉन्सेंट्रेशन का ज्यादा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव फीडबैक रहेगा। तो फंड मैनेजर की बात करते हैं, दो फंड मैनेजर है, आपका नितिन रुंगटा, इनके एक्सपीरियंस है 3.23 इयर्स का, और सेकंड जो है आपका महेश बेंद्रा, इनके एक्सपीरियंस है 0.35 इयर्स का। तो देखिए यहाँ पे फंड मैनेजर की बात करें तो एक एक्सपीरियंस फंड मैनेजर होना जरूरी होता है। तो एक्सपीरियंस मेरे हिसाब से जो 5 साल या 4 साल मिनिमम तो होना चाहिए एक पर्टिकुलर फंड मैनेजर का एक्सपीरियंस, तभी आप उनके पास्ट रिटर्न के ट्रैक कर सकते हैं, उनके बारे में जान सकते हैं, उनकी स्ट्रेटेजी क्या होती है, उनके पास्ट रिटर्न उन्होंने कितना दिलवा रखे हैं, तभी आप रिसर्च पर्पज के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो यहाँ पे देखा जाए थोड़े से कम एक्सपीरियंस फंड मैनेजर, इनको ट्रैक करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, रिसर्च करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव फीडबैक रहेगा कि फंड मैनेजर ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। और रेटिंग की बात करते हैं, 2/5 रेटिंग है। डेफिनेटली देखिए, मैं आपको कंक्लूजन में बताऊंगा आप इस पर्टिकुलर फंड में इन्वेस्टमेंट ना करें तो अच्छा है। रीजन यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक्सपेंसिव बहुत ज्यादा है भाई, बहुत ही ज्यादा है, 1% भी ज्यादा होता है, यहाँ पे 1.53%, और मैं आपको तो लॉन्ग रन में लाखों करोड़ का डिफरेंस बन जाएगा। और यहाँ पे रिटर्न भी आपको स्मॉल कैप कैटेगरी के सबसे कम है, और लोगों का भरोसा भी कम है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एम साइज भी 370 करोड़ रुपीज ही है बस, और आपका जो फंड है वो 7 साल पुराना हो चुका है। तो यहाँ पे मुझे सिर्फ नेगेटिविटी ही दिखी है, कोई पॉजिटिव चीज मुझे यहाँ पे बहुत ही कम देखने को मिला है। पॉजिटिव ये कि हाँ, गोल्ड से एफडी से ज्यादा रिटर्न दिया, लेकिन यहाँ पे रिस्क भी ज्यादा आप ले रहे हैं। यहाँ पे रिस्क ले रहे हैं तो मतलब वॉलेटिलिटी आपको ज्यादा फेस करना पड़ेगा। जब मार्केट डाउन होगा आप पैसे निकाल नहीं पाएंगे, आप बोलेंगे यार अभी तो मार्केट डाउन है, मेरे को लॉस हो रहा है। तो ये चीज भी आप फेस करेंगे जब, और आप ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करेंगे और उसमें भी आप हिस्सा दे रहे हैं 1.53% एज ए मैनेजमेंट फीस, तो डेफिनेटली मैं यहाँ पे आपको रिकमेंड करूंगा कि इन्वेस्टमेंट ना करें। आप कोई दूसरा स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड देख लीजिए, आपका क्वांट स्मॉल कैप फंड हो गया, आपका बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड हो गया, आपका कैनरा रोबिको स्मॉल कैप फंड हो गया, एक्सिस स्मॉल कैप फंड हो गया, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड हो गया, कोटक स्मॉल कैप फंड हो गया। ऐसे कई सारे स्मॉल कैप फंड है जो आपको एक अच्छा खासा रिटर्न भी दिलवा रहे हैं, उनका उनका एक्सपेंस रेशियो भी कम है, उनका प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन भी हो रखा है, और वहां पे एम साइज भी आपको एक अच्छा खासा मिल जाएगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, मैं जरूर आता हूँ। लेकिन हाँ, एक चीज बताते हो, अगर आप इसमें जबरदस्ती जाके इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका टाइम फ्रेम 7 से 10 साल होना चाहिए, क्योंकि स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है। लेकिन मेरे हिसाब से बिल्कुल भी मत करिएगा इस पर्टिकुलर फंड में इन्वेस्टमेंट। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, मैं चलो लाता हूँ। थैंक यू।